So hello everybody, welcome to Xboard। इन चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब से भर देना। सिंचैन तुम कुछ बोलोगे? नैना को दीदी ने कहा है कि इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना है। अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। सो वेलकम बैक गाइस, आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली की बनने की कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जर्मनी की। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑल जर्मन पार्टी को मिडिल क्लास लोगों ने जिता दिया था, लेकिन उनकी कुछ गलती की वजह से वो हार गए, पर रुके नहीं। वो जंकर्स और पर्शिया के साथ मिलकर ओटो वन बिस्मार्क की कंट्रोल्स के साथ एक वॉर शुरू कर दिया, जिसमें 7 साल तक वो लड़ते रहे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसमें आखिर में जीत पर्शिया की हुई और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के सपनों में पानी फिर गया था। इसके बाद होना क्या था, जर्मनी अब एक आज़ाद कंट्री है। तो 1871 में जर्मनी एक इंडिपेंडेंट देश हो चुका था। तो हमारे विलियम फर्स्ट भाई को बनाया गया जर्मनी का किंग। इसके बाद विलियम फर्स्ट ने ज़्यादा ध्यान दिया करेंसी में और बैंकिंग और कंट्री के लॉज में, क्योंकि वो नया लीडर था, इसके लिए उसे कंट्री को कंट्रोल भी करना पड़ता था। ये तो थी जर्मनी की कहानी। अब बात करते हैं इटली की। तो 19वीं सेंचुरी तक इटली में 7 स्टेट थे, जिसमें सिर्फ एक में ही इटालियन बोली जाती थी। और आपको एक और बात बता देता हूँ, आप में से बहुत से लोग समझते होंगे कि 19वीं सेंचुरी मतलब 1900, पर एक्चुअली 19वीं सेंचुरी मतलब होता है 1800। तो इस हिसाब से हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, अब बात करते हैं गुसेपी मज़ानी की, जो थे इटालियन रेवोल्यूनिस्ट। 1830 में गुसेपी मज़ानी ने यंग इटली बनाई थी, लेकिन वो फेल हो चुके थे इटली को आज़ादी दिलाने में। इसी के बाद हमारा मिलता जुलता नाम है एक, उसका नाम है गुसेपी गारिबाल्दी। उन्होंने कैल्वर और पीजेंट के साथ मिलकर 1860 में स्पेनिश लोगों को इटली से बाहर भगा दिया। विक्टर एमल सेकेंड तब वहाँ के बन गए थे किंग 1861 में, विद द हेल्प ऑफ गारिबाल्दी एंड पीजेंट्स। अब बात करते हैं ऑल टाइम फेवरेट ब्रिटेन की। तो 18वीं सेंचुरी तक ब्रिटेन का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद इंग्लैंड ने अपने मोनार्की 1688 तक ही हटा दी थी। इसके बाद इंग्लैंड बन चुका था एक नेशन स्टेट, यानी वहाँ के लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन ट्रेडिशन और एक कॉमन फ्लैग होता। अब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंडर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ये समझौता हुआ था कि वो दोनों मिलकर एक यूनियन बनाएंगे, जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अंग्रेज लोग बहुत चालू होते थे। उन्होंने क्या किया, जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया था, उनको दबाना शुरू कर दिया था और उनकी पावर छीन ली गई थी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी स्कॉटिश लोगों की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रही थी। अब इसके बाद स्कॉटिश लोग समझ रहे थे कि हमारे साथ एक बड़ा धोखा हो चुका है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वही सीन ब्रिटेन ने आयरलैंड के साथ भी किया था। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नाम के दो लोग ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती थी, तो ब्रिटेन ने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया और जीत गया। उसके बाद आयरलैंड को 1801 में फोर्सफुली ज्वाइन होना पड़ा ब्रिटेन में। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड बन चुके थे ब्रिटेन, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। वो तीनों तो साथ थे, लेकिन लैंग्वेज चलती थी इंग्लिश और फ्लैग था इंग्लैंड का। बाकी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।